सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर से एक सवाल पूछे जाएंगे और अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल मालूम है तो मेरे मित्र किसी भी प्रकार का सवाल हो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के संपूर्ण कंसेप्ट की, जो आपके आगामी आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आप सबों के लिए बहुमूल्य है। इसीलिए बहुमूल्य है कि सार्थक अंक का जो रूल है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए और ये रूल एक बार में माइंड में सेट नहीं होगा जब तक कि आप इसको बार बार रिकॉल रिवीजन नहीं करेंगे। तो मेरे मित्र पीडीएफ को संभाल के रखिएगा अपने फोन में, आपके एग्जाम के टाइम में ये बेहद जरूरी हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र हम लोग का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लो इसके कंसेप्ट और रूल को समझने से पहले कि सार्थक अंक होता क्या है। मेरे भाई, जब भी हम लोग कोई चीज मेजर करते हैं या कोई भी चीज का मापन करते हैं तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि आप कितना ही बढ़िया तरीका से क्यों ना कर लो, आपको थोड़ा ना थोड़ा सा उसमें त्रुटि एरर देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी मापन हो उसमें एरर की संभावनाएं हमेशा रहती है। अब अगर किसी मापन में एरर की संभावनाएं हैं तो फिर हम अगला आदमी को प्रस्तुत कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र किसी भी मापन की परिशुद्धता को इंगित करने के लिए, किसी भी मापन की जो प्रिसीजन है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सार्थक अंक के सहारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ कि सर जो मेजरमेंट है उसमें त्रुटि संभव है, चाहे आप कितना ही बढ़िया से क्यों ना कर लो, उसमें त्रुटि रहेगी ही रहेगी, एरर रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे में सवाल है कि उस एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का हथियार है। इस सिग्निफिकेंट फिगर के सहारे, सार्थक अंक के सहारे आप किसी भी मापन की परिशुद्धता को बता सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी सार्थक अंक जो है वो एक्चुअली में क्या बताता है? आप कहेंगे मापन की परिशुद्धता बताता है, मापन की परिशुद्धता बताता है। अब आप कहिएगा गुरुजी हम ये मापन की परिशुद्धता नहीं समझे, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे मित्र ध्यान दो, अगर हम आपसे ये कहें कि किसी आवर्त का दोलन काल या किसी दोलन का जो आवर्त काल है वो कितना है? 1.43 सेकेंड। कितना है? 1.43 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दोलन काल 1.43 सेकेंड है उसमें 1 तो हमारा निश्चित है और पॉइंट के बाद ये 4 भी निश्चित है, लेकिन ये जो 3 है ये अनिश्चित है। ठीक है, ये 3 क्या है? अनिश्चित है। अब अगर हम इसी तरीके से कह दें कि कोई हमारा लेंथ है जो कि मेरे मित्र 4.72 मीटर है। कितना है? 4.72 मीटर। तो यहां पे आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 4 भी हमारा निश्चित है, पॉइंट से पहले है, पॉइंट के बाद 7 है, ये भी निश्चित है, लेकिन ये मेरे मित्र क्या है? आप सभी कहेंगे अनिश्चित है। 2 होगा कि नहीं होगा ये केवल यहां पे परिशुद्धता को बता रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मापन होगा तो मेरे भाई आपको उसमें 2 चीजें मिलेगी। पहला क्या मिलेगा? पहला आपको निश्चित अंक या आप कह सकते हो विश्वसनीय अंक मिलेगा। ध्यान देना, विश्वसनीय अंक। हाँ, रूबरू हो जाइएगा भाई साहब इस विश्वसनीय अंक और अनिश्चित अंक से, क्योंकि सार्थक अंक का परिभाषा ही यही है। सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता को इंगित करता है या किसी भी मापन की परिशुद्धता को बताने के लिए हम लोग सार्थक अंक के सहारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सर हाउ कैन वी डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर? हम सार्थक अंक को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र कोई भी मेजरमेंट होगा तो आप उसमें पाएंगे कि सर कुछ विश्वसनीय अंक हैं, फेथफुल अंक हैं, निश्चित अंक हैं, जैसे कि आपका 1 हो गया, फिर 4 हो गया। 3 के बारे में मैंने क्या बताया? ये अनिश्चित है। मेरे मित्र ये 4 विश्वसनीय अंक हैं, ये 7 विश्वसनीय अंक हैं, लेकिन 2 आप कहेंगे अनिश्चित अंक हैं। और ध्यान रखना आप सभी कि सार्थक अंक जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी भी मापन में विश्वसनीय और अनिश्चित अंक, विश्वसनीय और अनिश्चित अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। और इसको एज अ परिभाषा आप लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो आप सभी लिख सकते हो सार्थक अंक के बारे में कि किसी मापन के परिणामों में शामिल विश्वसनीय अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक को संख्या का सार्थक अंक माना जाता है। ध्यान से समझना,
यहां पे कंसेप्ट क्या है कि किसी मापन के परिणाम में जो शामिल विश्वसनीय अंक होगा और जो प्रथम यानी कि पहला अनिश्चित अंक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्या का सार्थक अंक कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी दोलन का आवर्तकाल क्या है 1.52 सेकेंड। तो मेरे भाई ये 1 और 5 इसमें क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये विश्वसनीय अंक है। क्या है, विश्वसनीय अंक है। और ये जो 2 है ये क्या है, अनिश्चित अंक है। क्या है, अनिश्चित अंक। और सार्थक अंक का परिभाषा क्या कह रहा है कि सर किसी मापन के परिणाम में शामिल जो विश्वसनीय और अनिश्चित अंक हैं वो क्या है, आप कहेंगे सार्थक अंक। तो मेरे मित्र ये बता दो 1.52 में कितने सार्थक अंक हुए, आप कहेंगे गुरुजी 3। कितने हुए, 3, क्योंकि 1 और 5 विश्वसनीय अंक है और 2 क्या है, अनिश्चित अंक है। अब जब आप सार्थक अंक को समझ लेते हैं कि गुरुजी ये मापन की परिशुद्धता को बताता है और किसी भी मापन के परिणाम में शामिल जो विश्वसनीय और अनिश्चित अंक हैं वे सार्थक अंक होते हैं, तो आपको यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना होगा। पहला पॉइंट ये आप सभी ध्यान रखना कि सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता इंगित करता है जो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। सार्थक अंक जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है, वो कोई भी मेजरमेंट हो उसके प्रिसीजन को बताता है, जो कि किस पर निर्भर करता है सर, अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट तक। मतलब कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मापक यंत्र कितनी छोटी से छोटी मेजरमेंट को प्राप्त कर सकता है या मेजर कर सकता है, ये किसके द्वारा बताया जाएगा, आप कहेंगे सर सार्थक अंक के द्वारा बताया जाएगा। अब जैसे कोई दीवार है चिला, उसकी लंबाई को मेजर करो, आप कहेंगे सर 5 मीटर होगा, लेकिन आप उस 5 मीटर को फिर से जाओगे मेजर करने के लिए तो आप कहोगे थोड़ा सा छूट गया गुरुजी, ये 5.1 मीटर था। फिर कोई दूसरा आएगा वो कहेगा सर 5.2 मीटर था। तो मेरे मित्र ये जो 0.2, 0.1, 0.003, 0.300 इस तरह से जो आप मेजर करते हो किसी भी चीज को, एक्चुअल में ये क्या होती है, मापन की परिशुद्धता होती है कि हाँ इतना तक जो मापन है वो पूरी तरीके से शुद्ध है। तो किसी भी मापन की परिशुद्धता को मापने के लिए हम लोग सार्थक अंक का सहारा लेते हैं या परिशुद्धता को बताने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का सहारा लेते हैं, जो कि किस पर निर्भर करती है, आप कहेंगे सर लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक पर निर्भर करती है। पहला नोट तो ये ध्यान में रखना। दूसरी बातें आप सभी याद रखेंगे कि किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। मैंने क्या बोला, किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या प्रभावित नहीं होती है। कैसे गुरुजी, मेरे मित्र यहां पे आप देखो सिंपल सा चीज कि यहां मैंने 2.308 सेंटीमीटर लिखा है, 2.308 सेंटीमीटर लिखा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें 2.308 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे 1, 2, 3, 4। सर जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 नन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो इसमें सार्थक अंक कितना, आप कहेंगे सर 4 सार्थक अंक। कितना, 4 सार्थक अंक। अब मेरे भाई इस सेंटीमीटर के मेजरमेंट को हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया। अब जब आपने इसको मीटर में बदला तो ये कितना हो गया सर, 0.02308 मीटर। अब यहां पे भी आप सार्थक अंक को देखोगे तो याद रखना कि पॉइंट से पहले जो जीरो है और पॉइंट के बाद नन जीरो नंबर यानी कि जो अशून्य अंक है उससे पहले जो जीरो है, ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं है। तो सर सार्थक अंक तो केवल यही बच गए मेरे मित्र, बिल्कुल। और यहां पे भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी, यहां पे भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी, आप कहेंगे 4। अब यहां देखो 223 यानी कि 23.08 mm है मेरे भाई, यहां पे भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, आप सभी कहेंगे 4। सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4। अब इसको माइक्रोमीटर में बदल लो, माइक्रोमीटर में बदल लो तो आप देख रहे हो कि ये सर 23080 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब यहां पे अगर संख्या में दशमलव के बाद, सॉरी अगर संख्या में दशमलव ना हो तो सर जो अशून्य अंक है उसके बाद जो जीरो होगा वो सार्थक अंक में नहीं आएगा। और आप कहेंगे गुरुजी यहां पे भी हमारा सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 4। कितनी, 4। मतलब रूल ये कह रहा है कि किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। मतलब अगर हमारा
किसी मेजरमेंट में सर 2.308 सेंटीमीटर आया है, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें, मिलीमीटर में बदल लें, माइक्रोमीटर में बदल लें, सार्थक अंकों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि सर जो मात्रकों का परिवर्तन है उससे सार्थक अंकों की संख्या प्रभावित नहीं होती है। सर एग्जाम्पल आप सबों के सामने है, तो ये दोनों चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। पहला क्या कि सर जो सार्थक अंक हैं वो किसी भी परिणाम में शामिल विश्वसनीय अंक और साथ ही अनिश्चित अंक का क्या है, आप कहेंगे संगम है। दूसरी बात कि सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता बताएगी। और तीसरी बात कि सर अगर हम मापन का मात्रक परिवर्तित भी करेंगे तो उससे हमारा सार्थक अंक की संख्या प्रभावित नहीं होगी, जैसा कि आप सभी यहां पे देख रहे हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये 2.308 सेंटीमीटर यहां तो हमको समझ में आ रहा है कि सार्थक अंक 4 होंगे, यहां पे आपने कैसे कह दिया 0.02308 में 4 ही सार्थक अंक हैं, फिर आपने यहां भी कह दिया 4 और यहां भी कह दिया 4, इसके लिए रूल क्या है? तो मेरे मित्र अब आप आओ सार्थक अंक हेतु नियम की चर्चा कर लेते हैं। हम लोग सार्थक अंक हेतु नियम की चर्चा कर लेते हैं, जो कि मेरे मित्र समझना बेहद जरूरी है। समझना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल तो आपका इसी पे बनेगा, सवाल आपका इसी पे बनेगा। और सार्थक अंक हेतु जो पहला नियम है उसमें यह कहा जा रहा है, समझिएगा कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक का मतलब क्या हुआ? ऑल द नॉन जीरो नंबर, all the non-zero number are known as significant figure। कोई भी अशून्य अंक हैं वे सब सार्थक अंक होते हैं। पहला रूल यही है, दिमाग में छाप लेना कि कोई भी अशून्य अंक क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सार्थक अंक। अब अगर हम आपको एक नंबर दे कि चला 43689, बताओ इसमें कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे गुरुजी सभी अशून्य अंक हैं और यहां पे 5 नॉन जीरो डिजिट है 43689, तो इसमें 5 सार्थक अंक है। अब हम आपको कह दें कि 897854332, इसमें बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 2 4 6 8। तो जितने भी अशून्य अंक हैं वे सब के सब सार्थक अंक हैं। समझ में आया ये बात? आप कहेंगे सर रूल 1 क्लियर है। अब मेरे मित्र आ जाओ अगले रूल पे। रूल 2 ये कहता है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु हैं, समझना अभी तक आपने ये समझा कि सर जितने भी अशून्य अंक होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वे सब के सब क्या होंगे? आप कहेंगे गुरुजी सार्थक अंक। अब दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना कोई भी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु है, अब वो दशमलव बिंदु कहां पे है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किसी दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक क्या होंगे? सर सार्थक अंक होंगे, सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो, अब उसमें अगर दशमलव बिंदु है तो दशमलव बिंदु की स्थिति क्या है, वो कहां पे है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दो अशून्य अंक मतलब दो अंकों के बीच में जितने भी शून्य होंगे वे सब के सब सार्थक अंक होंगे। आप कहेंगे कैसे? मेरे भाई यहां पे आप एग्जाम्पल देखो ना, आप यहां पे एग्जाम्पल देखो ना कि 2.05 है। अब यहां पे 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है और उसके बाद 0 है और फिर 5 है। तो मेरे भाई रूल ही कह रहा है कि दशमलव बिंदु की जो स्थिति है उसको ध्यान में नहीं रखना है। दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना, सर आप देख रहे हो कि ये भी हमारा नॉन जीरो डिजिट, ये भी हमारा नॉन जीरो डिजिट, इस दोनों के बीच में एक जीरो है। तो मेरे मित्र इसमें 1 2 और 3 आप क्या कहेंगे? गुरुजी 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। अब इस संख्या को देखो कि आपका यहां पे 500.005 है। अब आपको यहां पे दशमलव बिंदु कहां है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल यह देखना है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे दैट्स ऑल आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल सार्थक अंक कितने? आप सभी कहेंगे गुरुजी 6 सार्थक अंक हैं, 6 सार्थक अंक हैं। तो याद रखेंगे दूसरा रूल कि अगर किसी संख्या के बीच में दशमलव हो तो दशमलव बिंदु का ख्याल रखे बिना दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो होंगे वे सब के सब सार्थक अंक होंगे। मामला क्लियर है? आप कहेंगे जी सर।
अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है चिल्ला, कि यदि कोई संख्या एक से छोटी है, तो एक से छोटी मतलब आप कहेंगे 0.0 हो 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर, ध्यान से समझना, वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, तो मेरे मित्र यहां पे देखो कि ये वाला हमारा संख्या है, ठीक है, 0.002308। कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या एक से छोटी है, तो ये तो 0.00 है, तो एक से छोटी है, वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर, दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो। मतलब आप कह सकते हो कि दशमलव के दाईं ओर, तो ये हमारा पॉइंट है, यहां पे इस पॉइंट के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो। अब ये देखो कि ये हमारा दो क्या है, पहला अशून्य अंक इसके बाईं ओर है, तो मेरे मित्र ये सार्थक अंक नहीं होंगे। नहीं समझे? कह रहा है कि यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो। मतलब अगर कोई संख्या एक से छोटा है तो जाहिर सी बात है वो 0 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो पॉइंट के बाद अगर 0 आपका क्या हो रहा है सर, प्रथम अशून्य अंक के बाद जितना भी 0 है वे सब के सब क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब यहां पे आप ये कह सकते हो कि गुरुजी ये जो हमारा 0 है और ये जो यहां पे 2 0 है, ये 0.00 हमारा सार्थक अंक नहीं है। ये 0.00 हमारा सार्थक अंक आप कहेंगे सर जी नहीं है। तब इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो आप सभी कहेंगे ये जो आप रेड से अंडरलाइन करोगे 2308, ये क्या होंगे, ये सार्थक अंक होंगे, लेकिन ये 0.00 सार्थक अंक नहीं होंगे। तो रूल ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या एक से छोटा होगा और शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर होगा, वो सार्थक अंक नहीं होगा। हाँ, प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होगा तो आप कहेंगे वो सार्थक अंक में आएगा, और हम यहां पे ये कह सकते हैं 2308, ये क्या है, 4 सार्थक अंक है। अब मेरे मित्र चौथा रूल ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, मतलब आपको ऐसी भी संख्या मिल सकती है जिसमें दशमलव न हो, कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब वैसी संख्या जिसमें दशमलव न हो, ठीक है, वैसी संख्या जिसमें दशमलव न हो, तो सर संख्या के बाद जो 0 होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे देखो 123 है, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसमें दशमलव नहीं है और 0 भी नहीं है, तो सार्थक अंक हमारा यहां पे कितना, 3। लेकिन आप देखो इसी सर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं, तो आप कहिएगा 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका 12300 सेंटीमीटर हो गया। तो मेरे मित्र यहां पे टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो रूल ये कह रहा है कि सर अगर संख्या में दशमलव न हो और संख्या के बाद अनुगामी ट्रेलिंग 0 हो, तो सर वो ट्रेलिंग 0 सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक हमारा 1 2 3, इसमें कितना, 3 हो गया। और देखो आपको रूल मैंने यहां पे क्या बताया था कि किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो 127 मीटर, इसमें 3 सार्थक अंक, मेरे मित्र इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, ये कितना हो गया, 12300 सेंटीमीटर। अब 12300 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक, गुरुजी 3। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है कि अगर संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम अथवा अनुगामी शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब मेरे मित्र इसी को आप मिलीमीटर में बदल लो, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो भी हम क्या पाएंगे, दशमलव यहां पे है नहीं, और इसका जो ट्रेलिंग 0 है यानी कि अनुगामी शून्य है, ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें भी कितना सार्थक अंक, सर 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब पांचवा रूल ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो कि अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे। अब कोई भी वैसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु है, तो उसके दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य अंक है और फिर शून्य अंक है, तो मेरे मित्र वो शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे सर 3.500 है, आप कहेंगे गुरुजी इसमें दशमलव के बाद यहां पे ट्रेलिंग 0 2 है, ये सार्थक अंक होंगे, मतलब यहां पे 4 सार्थक अंक हो गए। अब यहां देखो चला कि 0.06900 है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहला चीज तो ये संख्या एक से छोटी है, और पहला रूल ये लगेगा कि ये 0.0 है, तो अशून्य अंक से पहले दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर जो 0 होगा वो सार्थक अंक नहीं है। मेरे मित्र 6900, आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा सार्थक अंक है, और इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा। तो मेरे मित्र सार्थक अंक
है कि नहीं है, इसके लिए आपको ये 5 रूल अपने माइंड में रखना है। पहला रूल कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा रूल, किसी संख्या में दशमलव बिंदु हो तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना दो अशून्य अंकों के बीच में सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। तीसरा रूल, यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो और तो आप कहेंगे सार्थक अंक नहीं होगा। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी, यानी कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है उसके जो अंतिम शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। और ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य क्या होंगे, आप कहेंगे गुरुजी सार्थक अंक होंगे। यही 5 रूल आपको ध्यान में रखना है और मेरे मित्र इसी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा सर आप सबों को मालूम है कि अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, गणितीय संक्रिया कहते हैं, तो आप बताओ गणितीय संक्रियाएं कितने होते हैं? हाउ मेनी मैथमेटिकल ऑपरेशन आर प्रेजेंट? आप सभी कहेंगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में। मेरे मित्र, आप जो जोड़ते हो, गुना करते हो, घटाते हो, भाग करते हो, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और पूरे मैथ में यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। याद रखना कि सर सार्थक अंकों की संख्या में जो ऑपरेशन होता है उसके लिए भी हमें कुछ रूल याद रखना होता है और इससे संबंधित आपके एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में सवाल पूछे गए। आप कहेंगे क्या? मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि सार्थक अंक से संबंधित जो अंकीय संक्रियाएं हैं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसमें या तो जोड़ होगा या घटाव होगा या गुना या भाग, यही 4 गो चीज होगा। तो पहला रूल ये कह रहा है कि संख्याओं के गुना या भाग करने से प्राप्त परिणाम में कोई भी संख्या है उसको आप गुना या भाग कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितना कि आपका गुना और भाग जो संख्या को कर रहे हो उसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। नहीं समझे मेरे मित्र? कहा जा रहा है कि संख्याओं के गुना या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या है, जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या है। मतलब देखो यहां पे एग्जांपल, सवाल आपका ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 4.237 ग्राम है, उसका वॉल्यूम 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व का मान उचित सार्थक अंक के साथ क्या होगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि रो इक्वल टू क्या होता है? आप कहते हो मास बटा वॉल्यूम। चूंकि ये ग्राम में है और ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सीजीएस यूनिट में है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मास हमारा यहाँ पे 4.237 है और जो वॉल्यूम है वो कितना है? 2.51। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1.6880 के समथिंग आएगा। कितना? 1.6880 के समथिंग आएगा। तो क्या ये सार्थक अंक का सही उचित सार्थक अंक है? मेरे मित्र बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यह देखना है कि जो आपका मूल राशि है जिससे आपको ये वैल्यू मिला है उसमें सबसे कम सार्थक अंक कितना है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी मास में हमको दिख रहा है 4.237, तो ये हमारा क्या है? 4 सार्थक अंक। वॉल्यूम में हमको 2.51 दिख रहा है तो ये हमारा क्या है सर? वॉल्यूम में 3 सार्थक अंक। रूल कह रहा है कि संख्याओं के गुना या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या है। सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या आप सभी कहेंगे गुरुजी वॉल्यूम है, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक 3 है। तो ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हमें 3 ही सार्थक अंक तक रिप्रेजेंट करना होगा। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो आपने 1.688 लिख दिया था वो गलत था। अब आप देखो कि यहां पे सबसे कम मूल संख्या में सार्थक अंक 3 है, आपके परिणाम में सार्थक अंक कितना आया? 1.68। सर 3 ही आया। तो ये चीज ध्यान में रखना और इससे संबंधित सवाल भी एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया था। अब यही सेम प्रोसेस आपको जोड़ने घटाने में भी करना है कि जो आपका मूल राशि है जिसको आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, जिससे आपको परिणाम मिल रहा है, तो आपको यह देखना है कि मूल राशि में सबसे कम सार्थक अंक कितना है और उतना ही सार्थक अंक के साथ आपको अपने आंसर को भी रिप्रेजेंट करना है। और वही रूल आपका दूसरा है क्या? कि संख्याओं के जोड़ अथवा घटाव से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की जोड़ अथवा घटाव की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। तो सार्थक अंकों के साथ अगर हमसे आंसर पूछा जाएगा तो हमें पहले यह देखना होगा कि जो हमारा मूल राशि है उसमें सबसे कम सार्थक अंक कितना है और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? सर सबसे कम सार्थक अंक के परिणाम के साथ होगा।
आप कहेंगे गुरुजी ये दोनों चीज क्लियर है, लेकिन इससे संबंधित सवाल कैसे मिलेंगे मेरे मित्र? आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 में ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। अब बताओ क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? पहला आपका सवाल है कि 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। आप कहेंगे गुरुजी हम बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि सर अगर संख्या 1 से छोटी हो और हम ये देखें कि दशमलव के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के पहले 0 है, तो मेरे मित्र जो 0 होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा, बाकी के जो नंबर होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो सर आप देख रहे हो कि 0.0, आप कहेंगे ये सार्थक अंक नहीं है, 0.0 सार्थक अंक नहीं है। तब ले दे करके आपका सर ये 4 अंक बच जाता है, ये 4 अंक बच जाता है, और ये चारों अंक क्या हैं? आप कहेंगे सार्थक अंक। सवाल तो वही पूछ रहा है कि 0.0605 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4। बताओ अगर रूल नहीं याद है तो आप भकचकाते रहेंगे, इसलिए मैंने बोला कि पीडीएफ को संभाल के रखना अपने फोन में, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। अब ये सवाल देखो, ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्या है कि 5.74 ग्राम द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डैश है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में मास 5.74 ग्राम है और जो हमारा सर आयतन है वो कितना है? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे रो पूछा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला रूल तो यही है कि सर यहां पे जो हम रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगाएंगे तो हम कहेंगे मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो हमें यह देखना होगा कि हमारा जो मूल राशि है उसमें सबसे कम सार्थक अंक किसका है। आप कहेंगे गुरुजी इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप सभी कहेंगे 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप सभी कहेंगे 2। सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो मूल राशि में सबसे कम सार्थक अंक 2 है, तो हमारा जो परिणाम आएगा वो 2 ही सार्थक अंक के साथ आएगा। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे मास बाई वॉल्यूम तो ये आपका 5.74 बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1.2। जब मेरे मित्र आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4.7833 के समथिंग आएगा। अब ध्यान देना कि पॉइंट के बाद अगर 7 आए तो वैज्ञानिक निरूपण में हम लोग क्या कहते हैं कि सर पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से ज्यादा हो तो सर उसको अगला नंबर मान लिया जाएगा। तो पॉइंट के बाद ये 4.7833 है, 4.7833 है। तो हमको तो यहां पे सर जो सार्थक अंक के साथ लिखना है उसमें तो हमारा न्यूनतम सार्थक अंक 2 है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी पीछे का ये 3 मिटा दे रहे हैं, बिल्कुल मिटा दीजिए, ये भी हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन आप अगर अपने ऑप्शन में आएंगे तो सर सही उत्तर में हम आपका 4.7833, 4.78, 4.8 और 4.783 है। सार्थक अंक 2 के साथ केवल और केवल एक ऑप्शन है 4.78, सॉरी 3 है इसमें, एक ये वाला ऑप्शन है, मिस्टेक हो गया, पेन वहां चला गया। केवल एक ऑप्शन है 2 अंक के साथ 4.8। तो दशमलव के बाद अगर संख्या 5 से ज्यादा हो तो उसका अगला नंबर मान लिया जाता है। 4.7 5 से ज्यादा है, ये क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको हम लगभग 4.8 कह सकते हैं और सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4.700 मीटर कितने सार्थक अंक हैं? मीटर में होगा यहां पे, कितने सार्थक अंक हैं? मैंने आपको क्या बताया कि अगर संख्या में दशमलव हो तो दशमलव के बाद जो अनुगामी शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो यहां पे 4.700 है, तो दशमलव के बाद 7 है और 7 के बाद 2 जीरो, आप कहेंगे ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक है। तो 1, 2, 3 और 4 मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपको सार्थक अंक से संबंधित इतना सा रूल मालूम है, आपने इस पे प्रैक्टिस करा है, सारे रूल आपके माइंड में हैं, तो यकीन मानिए कि सार्थक अंक आपको परेशान नहीं करेगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना, अगर आप में से कोई भी छात्र अभी भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए रिवीजन चाहते हो, आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि गुरुजी हमारे पास पीडीएफ रहता तो हम उसको पढ़ लेते, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। भले ही आपके पास बेहद ही कम समय बचे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन के
पर्पज से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। केवल और केवल 299 में आप पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बैच का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि सार्थक अंक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।